गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के लिए एमए सेमेस्टर थर्ड से सब्जेक्ट कोड CC9 जिसमें हमें पॉलिटिकल थॉट पढ़ना है, इस पेपर के यूनिट 2 के सेक्शन 3 जिसमें हमें रूसो के बारे में पढ़ना है। तो हमें रूसो के दो सिद्धांतों को पढ़ना है। पहला उसका जो सामाजिक प्रसंविदा या सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत है और दूसरा है जनरल विल का सिद्धांत, तो जिसे हम सामान्य संकल्प भी कह सकते हैं। तो आज हम इन्हीं दो सिद्धांतों में से एक सिद्धांत जो है उनके सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, जिसे हम थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बाय रूसो भी कह सकते हैं, तो इस विषय को हम प्रारंभ करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं कि रूसो ने अपनी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के द्वारा उन्होंने अपनी ख्याति अर्जित की है, जिसे हम सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत कहते हैं। उनकी प्रसिद्ध कृति जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो 1762 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, इसके अंतर्गत रूसो ने इस समस्या पर विचार किया कि मनुष्य किस तरह प्राकृतिक दशा से निकलकर सभ्य समाज का निर्माण करता है। इस कृति में उन्होंने बताया कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और वह सब जगह जंजीरों से जकड़ा होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं कि मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन। रूसो के इस कथन से यह आभास होता है कि मनुष्य को प्राकृतिक दशा में जो स्वतंत्रता प्राप्त थी, सभ्य समाज में वह उससे वंचित हो जाता है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो शुरू में वह अपना संपूर्ण जीवन प्रकृति के अनुरूप व्यतीत करता था। उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। कालांतर में सभ्यता का विकास हुआ, जिसने मनुष्य की प्राकृतिक स्वतंत्रता को छीनकर उसे बंधनों में जकड़ दिया। अतः यदि हमें सभ्य समाज में स्वतंत्रता को वापस लाना है, तो हमें यथासंभव प्राकृतिक दशा की ओर लौट चलना चाहिए। दूसरे शब्दों में, हमारी स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर है कि हमें किस हद तक प्राकृतिक जीवन व्यतीत करते हैं। सामाजिक अनुबंध के अंतर्गत रूसो ने जिस प्राकृतिक दशा की ओर संकेत किया है, उसका विस्तृत वर्णन वह अपनी प्रसिद्ध पुस्तक विषमता पर वार्ता में कर चुका है। रूसो ने जिस प्राकृतिक मनुष्य की कल्पना की है, वह पूर्ण आनंदमय जीवन जीता है। वह स्वाधीन, संतुष्ट और आत्मनिर्भर होता है। अतः प्राकृतिक दशा में मनुष्य उद्दांत वन्य प्राणी अर्थात नोबल सैवेज होता है। इसका अर्थ मतलब यह होता है कि ऐसी दशा में जो मनुष्य होता है वो नोबल सैवेज यानी सभ्य सैवेज की भांति होता है। वह न तो किसी से डरता है, न किसी को डराता है। दूसरे शब्दों में, उस दशा में किसी मनुष्य का अस्तित्व दूसरे के अस्तित्व के लिए बाधक नहीं होता। सभी मनुष्य समान होते हैं। कोई किसी पर अपना अधिकार नहीं जताता, ना कोई किसी का मुंह ताकता है। सभी एक दूसरे से तटस्थ रहते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य
प्रकृति के भंडार से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है। स्त्री पुरुष का परस्पर आकर्षण उन्हें थोड़ी देर के लिए अवश्य मिला देता है, परंतु उनके जीवन को किसी स्थायी बंधन में नहीं बांध पाता। नवजात शिशु भी प्रकृति की प्रेरणा से मां का स्तनपान करके अलग हो जाता है। ऐसे हालात में किसी तरह के स्थायी सामाजिक बंधनों या जंजीरों का उदय नहीं होता। रूसो के शब्दों में प्राकृतिक दशा में मनुष्य ग्राम में सुषमा के आनंद का जीवन बिताता है। W.A. डनिंग के A History of Political Theories के अंतर्गत उन्होंने लिखा है कि रूसो का प्राकृतिक मनुष्य मॉन्टेस्क्यू के प्राकृतिक मनुष्य की तरह डरपोक या डर से डहल जाने वाले जीव नहीं है, जो अपने इर्द गिर्द प्रत्येक शक्ति से भयभीत हो उठता हो। दूसरी ओर ना ही वह हॉब्स के प्राकृतिक मनुष्य की तरह आक्रामक स्वभाव का दैत्य है, जो अपने सहचरों के साथ लगातार लड़ने के लिए तैयार हो। परंतु सभ्यता के उदय के साथ विषमता का जन्म होता है। कला और विज्ञान, निजी संपत्ति की संस्था, श्रम विभाजन इत्यादि के आविर्भाव से सभ्य समाज की स्थापना होती है, जिसमें मनुष्यों की नैसर्गिक समानता और स्वतंत्रता लुप्त हो जाती है। अतः सभ्यता का विकास मानव जीवन के लिए एक अभिशाप है, जिसने उसके नैसर्गिक जीवन के मधुर आनंद को छीन लिया है। विषमता पर वार्ता के अंतर्गत, इस पुस्तक के अंतर्गत रूसे ने यही विचार सामने रखा, परंतु सामाजिक अनुबंध के अंतर्गत उसने सभ्य समाज के बारे में अपना दृष्टिकोण बदल दिया। यहां आकर वह यह अनुभव करता है कि वर्तमान परिस्थितियों में प्राकृतिक दशा की और लौट जाना युक्ति संगत नहीं रह गया। उसने यह तर्क दिया है कि धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ जाने के कारण प्रकृति के खजाने खाली होने लगते हैं। अतः अब प्रकृति सबको सुख दे पाने योग्य नहीं रह जाती। अभाव की स्थिति पैदा होने पर यह जरूरी हो जाता है कि मनुष्य श्रम के बल पर उत्पादन करे और यह उत्पादन उसकी संपत्ति माना जाए। इस तरह संपत्ति की सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी आवश्यकता बन जाती है, और यह आवश्यकता नागरिक समाज में ही पूरी हो सकती है। इससे यह सिद्ध होता है कि उनके लिए सभ्य समाज के लाभ प्राकृतिक दशा से कहीं बढ़कर है। परंतु आज हम जिसे सभ्य समाज कहते हैं, वह तो सामाजिक बंधनों का जाल है। उसमें स्वतंत्रता कहां? यहां तो मनुष्य जंजीरों में जकड़ा है। उसे मुक्त करने के उपाय क्या हो? इसी उधेड़ बुन के अंत में रूसो सामाजिक अनुबंध की परिकल्पना को एक नए रूप में अपने सामने पाता है।
रूसो का सामाजिक अनुबंध हॉब्स और लॉक के अनुबंध से भिन्न है। हॉब्स ऐसे अनुबंध की कल्पना करता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने सब अधिकारों को एक ही व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों की सभा के प्रति इस शर्त पर समर्पित कर देता है कि अन्य सब व्यक्ति भी अपने समस्त अधिकारों को उसी व्यक्ति या सभा के प्रति समर्पित कर दे और उसके कार्यों एवं आदेशों को वैसी ही मान्यता दे। इस अनुबंध से राज्य और शासन दोनों की रचना होती है। एक बार समर्पित किए गए अधिकार वापस नहीं लिए जा सकते, अतः क्रांति के अधिकार का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस व्यक्ति के प्रति सभी मनुष्यों ने अपने अधिकार समर्पित कर दिए हैं, उसे पूर्ण सत्ता प्राप्त हो जाती है। हॉब्स किसी सभा की अपेक्षा एक ही व्यक्ति के प्रति अधिकारों के समर्पण की अधिक उपयुक्त समझते हैं, अतः वह पूर्ण राजतंत्र का समर्थन करते हैं। लोवियाथन या तिमिंगिल एक काल्पनिक दैत्याकार जलतंतु है जिसे हॉब्स ने राज्य शक्ति के रूप में चित्रित किया है और वह पूर्ण सत्ता संपन्न शासक का प्रतीक है। जब सामाजिक अनुबंध के अंतर्गत सभी व्यक्ति उसके प्रति अपने सभी अधिकारों का समर्पण कर देते हैं, तो इसके बल पर वह ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करता है जिसमें स्वार्थपरायणता मनुष्यों को निरंतर संघर्ष और असुरक्षा की पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। इसके विपरीत लॉक के सामाजिक अनुबंध के अनुसार सरकार की स्थापना एक न्यास, जिसे ट्रस्ट भी कहते हैं, के रूप में की जाती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत प्रभु सत्ताधारी को न्याय करने का अधिकार इस शर्त पर सौंपा जाता है कि वह मनुष्य के मूल प्राकृतिक अधिकार अर्थात जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की रक्षा करेगा। यदि वह अपना यह दायित्व पूरा करने में विफल होता है तो समाज उसे हटाकर नई सरकार स्थापित कर सकता है। परंतु रूसो के सामाजिक अनुबंध में ऐसे हालात पैदा होने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस अनुबंध में एक और व्यक्ति अपनी अपनी व्यक्तिगत स्थिति में होते हैं और दूसरी ओर वे स्वयं अपनी समवेत स्थिति में होते हैं। अर्थात इस अनुबंध के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने प्राकृतिक अधिकार, अपनी सामूहिक सत्ता के प्रति समर्पित कर देते हैं। अतः सामाजिक अनुबंध में बंध जाने के बाद भी प्रत्येक व्यक्ति प्रभु सत्ता का सहयोगी बना रहता है। दूसरे शब्दों में, हम प्राकृतिक दशा में अपनी अपनी
व्यक्तिक हैसियत से जिन प्राकृतिक अधिकारों से संपन्न थे, सामाजिक अनुबंध के कारण वे नष्ट नहीं हो जाते, बल्कि वे हमारे सामूहिक अस्तित्व का अंग बन जाते हैं। और अब हम अपनी संवेद स्थिति से उनका लाभ प्राप्त करते हैं। रूसो के सामाजिक अनुबंध के वार्ताकार बाहर के किसी भी प्रभुसत्ताधारी का चयन नहीं करते, बल्कि अपने ही चरित्र को उन्नत करके प्रभुता संपन्न समुदाय का रूप धारण कर लेते हैं। इस अनुबंध के माध्यम से लोग अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता के बदले नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। रूसो के शब्दों में, सामाजिक अनुबंध के द्वारा मनुष्य अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता खो देता है और उन सब वस्तुओं पर उसका असीमित अधिकार नहीं रह जाता जो उसे आकर्षित करती थी और जिन्हें प्राप्त करना उसके वश में था, उसे मिलती है। नागरिक स्वतंत्रता अर्थात जो कुछ उसके पास है वह उसकी संपत्ति हो जाती है। प्राकृतिक दशा में मनुष्य की संख्या कम थी और प्रकृति का भंडार असीम था। जिस व्यक्ति को जो वस्तु आकर्षित करती थी वह उसे पाने को दौड़ता था। यदि वह उसे प्राप्त कर लेता था तो उस पर उसका स्वामित्व हो जाता था। उदाहरण के लिए, जंगली फल फूल, नदियों का पानी, छायादार वृक्ष और गुफाएं इत्यादि जो उसके पहुंच के भीतर थी, उसके अपने हो जाते थे। यदि वह चांद को पकड़ना चाहता था तो वह उसकी पहुंच के भीतर नहीं था, अतः वह उस पर अधिकार नहीं कर सकता था। कहीं कोई ऐसी प्रतियोगिता नहीं थी कि एक ही वस्तु को दो या दो से अधिक व्यक्ति पाने के लिए लपके और फिर आपस में लड़ पड़े। परंतु जनसंख्या बढ़ जाने पर वैसी स्थिति नहीं रही, क्योंकि अब वस्तुएं कम रह गई और उनकी मांग करने वाले ज्यादा हो गए। अतः निजी संपत्ति को संस्था आवश्यक हो गई ताकि जो कुछ उसे प्राप्त है उससे कोई उसे छीन न सके। जो कोई उस नई वस्तु को प्राप्त करना चाहे उसे श्रम या अन्य विधि सम्मत तरीकों से अर्जित करे। यह स्थिति नागरिक समाज में ही संभव है। राज्य या नागरिक समाज को व्यक्तियों की इच्छा का परिणाम मानते हुए रूसो अपने चिंतन की शुरुआत व्यक्तिवाद से करता है। परंतु रूसो का व्यक्तिवाद राजनीति दार्शनिक को नीरस व्यक्तिवाद नहीं, उसमें रूमानी तत्वों की प्रधानता होती है। अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में रूमानीवाद पर रूसो के विचारों की अमिट छाप दिखाई देती है। रूमानी आंदोलन के अंतर्गत ग्राम्य सुषमा के चित्रण, प्राकृतिक जीवन के आकर्षण और आधुनिक सभ्यता की चकाचौंध से निकलकर प्रकृति की ओर लौट चलने का आह्वान को काव्य की मनोरम स्वर लहरी पर अंकित किया गया है। रूसो हमारी सभ्यता के कोहरे में खोई हुई प्राकृतिक स्वतंत्रता को
प्रकाश में लाने का प्रयास करता है और व्यक्तिवाद को रोमानी रंग में रंग देता है। सामाजिक अनुबंध के अंतर्गत राज्य का औचित्य स्थापित करते समय वह प्राकृतिक दशा का खंडन नहीं करता, बल्कि प्राकृतिक अधिकारों को सभ्यता का कवच पहनाकर नया जीवन देने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार से हमने रूसो के सामाजिक संविदा के सिद्धांत को देखा और हमने पाया कि उसने सामाजिक संविदा के अंतर्गत व्यक्ति को पुरानी जीवन अर्थात प्राकृतिक जीवन जीने की प्रेरणा दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार प्राचीन कालीन मानव जो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर होता था, वह अपना जीवन सुखमय जीवन व्यतीत करता था। लेकिन जैसे जैसे समाज सभ्य होता चला गया, उसकी आवश्यकताएं बदलती गईं और वह जंजीरों से लगातार बनता चला गया। रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत हॉब्स के सिद्धांतों से अलग माने जाते हैं। उसके सिद्धांत और हॉब्स के सिद्धांतों में पर्याप्त मत विभिन्नता भी देखी गई है। कुल मिलाकर हमने रूसो के सिद्धांत को देखा और हम इस विषय को यहाँ समाप्त करना चाहेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको यह विषय अच्छा लगा होगा और इसी विश्वास के साथ हम आज की कक्षा को यहाँ विराम देते हुए अगली कक्षा में फिर नए एक नए विषय के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।